सो आज हम देखेंगे RDBMS के बारे में। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ RDBMS। व्हाट इज़ द RDBMS? RDBMS stand for relational database management system। ओके, सो RDBMS जो होता है उसी को कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ database management system that store data in a structural format using row and column। सो RDBMS जो होता है उसी को हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। सो RDBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक टाइप है। जैसे कि हमने कल देखा था कि देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसमें से एक है RDBMS। तो RDBMS क्या करता है, जो भी आपका डेटा है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, मतलब जो भी डेटा है किस तरीके से भी स्टोर नहीं करता, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करता है। और वो डेटा स्टोर करने के लिए फॉलो करता है टेबल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डेटा हमारा रो एंड कॉलम के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। सो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट द RDBMS सिस्टम। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द RDBMS। तो ये RDBMS सीखने से पहले ज़रूरी है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, ताकि वो कॉन्सेप्ट बार बार रेफ़र किए जाते हैं। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट रेफर होता है तो आपको पता होना चाहिए उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट ऑफ द RDBMS। की कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर टेबल। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड into tables। सो RDBMS के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एक ही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, उसी को कहा जाता है टेबल। तो जो भी डेटा है आपका टेबल के अंदर स्टोर होता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, विच कंसिस्ट ऑफ rows and columns। ओके, सो जो भी टेबल के अंदर डेटा होता है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें टेबल का, तो इस तरीके से डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक आपका टेबल है, यहाँ पे इस तरीके से ये टेबल है, दिस इज द टेबल, एंड उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। आपको जितने कॉलम चाहिए आप उतने कॉलम्स और रोज बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल। तो यहाँ पे शुरू में होता है, यहाँ पे टेबल का नाम हेड होता है। जैसे यहाँ पे होती है हेडिंग, ओके हियर हेडिंग। ओके, और नाउ इसके अंदर जैसे डेटा हमें स्टोर करना है, और ये जो होता है इसके अंदर होता है डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ये इसी को कहा जाता है रो, दिस इज अ रो, एंड ये जो पार्ट है इसी को कहा जाता है कॉलम। ठीक है,
तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सो दीज आर द ब्लॉक वेयर टेबल स्टोर द डेटा, ठीक है। सो अब इसके अंदर एक जो रो होता है, यहाँ पे ये रो 1 है, तो ये क्या है, एक रो है, तो एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है यहाँ पे इस तरीके से। तो एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रो है, रो के अंदर मल्टीपल कॉलम में जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है रिकॉर्ड, इसी को कहा जाता है रिकॉर्ड्स, ओके। और ईच रिकॉर्ड का मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का डेटा हो सकता है, उसी को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल होता है आपका टेबल, ये टेबल जब आप बनाते हो तो आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करने के लिए टेबल बनाते हो। जैसे कि आपको टेबल बनाना है कस्टमर, तो आपने कस्टमर के नाम से एक टेबल बनाया है, तो उसके अंदर आप लिस्ट ऑफ कस्टमर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एक कस्टमर का डिटेल्स एक रो के अंदर होता है, तो ऐसे मल्टीपल कस्टमर के रिकॉर्ड्स आप क्या कर सकते हो, रो वाइज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो क्यों हमें एक कस्टमर का डेटा स्टोर करना है टेबल के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है इस तरीके से, और कस्टमर का कौन सा डेटा हमें टेबल के अंदर स्टोर करना है। तो जैसे कि हम कस्टमर का आईडी ले लेंगे यहाँ पे, कस्टमर का नेम ले लेंगे यहाँ पे, और फिर उसका सिटी एंड मोबाइल नंबर, तो इतना डेटा हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे कस्टमर का आईडी, यहाँ पे कस्टमर का नेम, यहाँ पे उसका सिटी और यहाँ पे मोबाइल। तो ये जो है इसी को कहा जाता है फील्ड, इसी को क्या कहते हैं, फील्ड कहा जाता है या फिर कॉलम कहा जाता है, फील्ड या कॉलम कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले। तो RDBMS क्या करता है, आपका जो भी डेटा है ये टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। तो एक टेबल जो होता है उसी को आप कह सकते हो एंटिटी सेट, ठीक है। सो जो भी टेबल है आपको उसको टेबल जो होता है उसी को कहा जाता है एंटिटी सेट, एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट का मतलब क्या है कि एक ईच रो मतलब एक वन एंटिटी, एक रो के अंदर क्या होता है, एक एंटिटी होती है। तो एक एंटिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा होता है। जैसे कस्टमर का आईडी है, मान लो कि हमारे पास एक कस्टमर है जिसका आईडी 2 है, उसका नेम है मान लो कि कस्टमर का राजू, उसका सिटी है पुणे और उसका मोबाइल नंबर है दिस वन। तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, मतलब एक एंटिटी हो गई, ठीक है। तो एक रो का मतलब होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हो टेबल के अंदर। तो ये क्या है, एंटिटी सेट है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल रो है, एक रो के अंदर एक एंटिटी आप रख सकते हो। तो ऐसे एक टेबल के अंदर मल्टीपल एंटिटीज रख सकते हो रिकॉर्ड के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ एंटिटी सेट। तो इसलिए इसी को एंटिटी सेट कहा जाता है, ठीक है। सो जो भी आपका डेटा है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, आपका डेटा इस टेबल स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। तो जैसे मान लो कि आपका सेकंड है, यहाँ पे रोल नंबर आईडी है 3, कस्टमर है पंकज, नेम सिटी है मुंबई, ओके, और मोबाइल नंबर है 23434, ठीक है। सो थर्ड वन है आईडी है 4, पिंकी, कस्टमर इज अ पिंकी, और सिटी है इसका पुणे सिटी है इसका, और इसके बाद इसका मोबाइल नंबर है फॉर एग्जांपल दिस वन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड्स, इसी को कहा जाता है रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो टेबल के अंदर जितने भी रो होते हैं, ईच रो कंसिडर एज अ रिकॉर्ड्स, तो इसी को आपको रिकॉर्ड कहना है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अभी एक जो रो होता है, यहाँ पे हम रो, यहाँ पे लिखते हैं रो, इट कंटेन मल्टीपल कॉलम टू स्टोर डेटा। So row also referred as नंबर 1 टपल। रो को टपल भी कहा जाता है। अगर आपको बात टपल के बारे में अगर कोई वर्ड आता है तो इट मीन्स व्हाट, एक रो होता है, ठीक है। उसके बाद
रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। रो मतलब एक रिकॉर्ड है, या फिर उसको रो भी कहा जाता है। सिंपली यहाँ पे हम रो कहेंगे, और यहाँ पे एंटिटी, तो रो को एंटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सिनारियों में रो को इस तरीके से रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो जब भी बात आती है टपल की, रिकॉर्ड की, रो या एंटिटी की, इट मीन्स व्हाट, आपका एक टेबल है, टेबल के अंदर एक रो के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सबका मिलके क्या बनता है, एक एंटिटी या रिकॉर्ड या फिर टपल या फिर रो। ठीक है, इस तरीके से इसको रेफ़र करते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी यहाँ पे रो हो गया। अभी यहाँ पे ये क्या है, कॉलम है। दिस कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो एक रो के अंदर एक एक कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा है कॉलम के अंदर ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, it is a column, it is a use to store actual data of a specific type। तो आपका जो भी डेटा है कॉलम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो कॉलम इज एक्चुअली योर मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द डेटा। ठीक है, तो कॉलम को इस तरीके से रेफर किया जाता है, column also referred as number 1 field। कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। नंबर 2 एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। नंबर 3 उसको कॉलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉलम की बात आती है तो उसको फील्ड से रेफ़र किया जाता है, या फिर एट्रीब्यूट नाम से रेफ़र किया जाता है, या फिर उसको कॉलम नाम से रेफ़र किया जाता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू कीप रिमेंबर व्हाइल वर्किंग इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो जो भी आपका डेटा है इस टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो रिलेशनल डेटाबेस मैक्सिमम टेबल का ही इस्तेमाल करता है, और टेबल का मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा आपका रो एंड कॉलम वाइज क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, सो नाउ उसके बाद है नंबर 2 स्कीमा। A schema define the structure of the database including the number 1 tables, number 2 columns, number 3 data type, नंबर 4 रिलेशन बिटवीन टेबल्स। ओके, अभी बात करते हैं स्कीमा के बारे में। ओके, तो स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ चीज़ों से मिलके वो स्ट्रक्चर बनता है। जैसे टेबल है, कौन सा टेबल है, ठीक है, उसके बाद टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है, फिर मल्टीपल टेबल के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ों का मिलके क्या बनती है, स्कीमा बनती है। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब इस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करने वाले हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है, जैसे कि हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन। जैसे फंक्शन का नाम, उसका डेटा, पैरामीटर और रिटर्न टाइप, तो ये क्या होता है, सिग्नेचर होती है। लेकिन बात आती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो स्कीमा के अंदर डेटा टेबल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, डेटा टाइप्स आते हैं, और टेबल के बीच में रिलेशनशिप आती है, तो उसी को
स्कीमा कहते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे थर्ड वन है प्राइमरी की। Each table has a primary key, a unique identifier for each row in the table, ठीक है। सो नाउ प्राइमरी की नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस के अंदर कि अब आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे टेबल, सो दिस इज़ अ टेबल। अब इस टेबल के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं रिलेटेड टू कस्टमर। तो कस्टमर का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हम कस्टमर का आईडी लेने वाले हैं, उसके बाद कस्टमर का यहाँ पे नेम लेने वाले हैं और उसका सिटी और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम कस्टमर की क्या करने वाले हैं, लेने वाले, और कस्टमर का डेटा इस 4 एट्रीब्यूट के ज़रिए हम स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कस्टमर 1 है, ये दिस इज़ द कस्टमर 1, कस्टमर 2, मतलब जितने रो उतने रिकॉर्ड्स, और ईच रिकॉर्ड इज नथिंग बट द वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टमर टेबल, ये कस्टमर है। तो एक रो के अंदर एक कस्टमर है। तो जैसे कस्टमर पहला आईडी 1 है, नेम है फॉर एग्जांपल राजू, सिटी है उसका पुणे, और मोबाइल नंबर है 4232, ओके। तो ये एक कस्टमर हो गया आपका। उसी तरीके से आईडी 2 है, यहाँ पे उसका नेम है पिंकी, सिटी है पुणे एंड मोबाइल नंबर 3425, ये सेकंड कस्टमर हो गया। और ये थर्ड कस्टमर हो गया रानी, मुंबई सिटी, और यहाँ पे 4823, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक एक कस्टमर हमने स्टोर कर दिए हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो हमें मल्टीपल कस्टमर है यहाँ पे, तो हमें मल्टीपल कस्टमर जो है सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, इसलिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कस्टमर बहुत सारे हैं, लेकिन हम यूनिक कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करें, कि मान लो कि इस तरीके से एक हमारा कस्टमर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह हम लिखते हैं जैसे उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे फील्ड आईडी फील्ड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ इस टेबल को। ये जो टेबल है ये डेटा है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर का नेम, उसका स्टेट, उसका सिटी, स्टेट सिटी, और उसके बाद उसका एड्रेस या फिर पिन कोड लिखेंगे सिटी का, ठीक है, पिन कोड। अब यहाँ पे देखो कस्टमर का नेम राजू है, स्टेट है महाराष्ट्र, सिटी है पुणे एंड पिन कोड है 4222, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कस्टमर है रानी, और उसका भी स्टेट है और कर्नाटका, सिटी है बेंगलोर, और पिन कोड है समझा 3423। लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि सेम नाम से भी कस्टमर आ सकता है। जैसे राजू नाम से कस्टमर है यहाँ पे, वो भी स्टेट उसका महाराष्ट्र है, वो भी महाराष्ट्र में रहता है कस्टमर, सिटी उसका पुणे में, वो भी पुणे में रहता है, और उस पुणे का पिन कोड तो सेम ही होगा। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेम रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसमें से हम 2 कस्टमर अलग है कैसे पहचान सकते हैं, कैसे यूनिकली उसको पहचान सकते हैं। तो हर एक रिकॉर्ड जो होता है, मतलब हर एक टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं, तो हमें यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो टेबल के अंदर प्राइमरी की नाम का एक कॉन्सेप्ट डेटाबेस इस्तेमाल करता है, जिसका यूज करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड अलग अलग एक दूसरे के साथ कैसे अलग है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर सबको अलाउ किया जाता है ताकि वो यूनिक होता है।
तो इसलिए यहाँ पे हम और एक यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे ताकि हम इन रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो इनके लिए हमें यूनिक आइडेंटिफायर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर ऐड करना है इसको। ठीक है, अब इनको यूनिक करना है तो इसको यूनिक आइडेंटिफायर कुछ तो भी नंबर देना पड़ेगा या कुछ तो भी देना पड़ेगा ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तो जैसे हम इनको क्या असाइन करेंगे, आईडी असाइन करेंगे, इसको 1 2 इसको 3। तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके आईडी के हिसाब से। और ये जो आईडी है, ये आईडी यहाँ पे यूनिकनेस क्रिएट करता है, इसीलिए इसी को कहा जाता है प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की का मतलब यही होता है कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर अलोकेट करना है आपके हर रो को, इसलिए एक प्राइमरी की नाम का फीचर यूज करता है डेटाबेस और उसी को कहा जाता है प्राइमरी की। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज यही होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना और उसके बाद दो टेबल को आपको लिंक करना है, तो प्राइमरी की का इस्तेमाल होता है। तो हम आगे देखेंगे उसके बारे में डिटेल में, किस तरीके से प्राइमरी की बनाते हैं, उसका यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की are column that create link between two tables. They refer to primary key of other table. To establish relationship between टेबल। ठीक है, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सो अभी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि एक आपका एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टेबल्स आप बनाते हो क्योंकि आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डेटा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है। जैसे कस्टमर होता है, उसकी कुछ ऑर्डर्स होती है, या फिर आपका किसी का प्रोफाइल है, प्रोफाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो सबके लिए हम अलग अलग टेबल बनाते हैं। लेकिन अलग अलग टेबल का डेटा एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हमें समझ में आता है कि किस कस्टमर का कौन सा रिकॉर्ड किस टेबल के अंदर है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस का यही पर्पज़ होता है कि यहाँ पे मल्टीपल टेबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग सम रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कस्टमर टेबल है, जैसे हमने उसका आईडी लिखा है, कस्टमर का नेम है और उसका सिटी है। तो हमारे पास अलग अलग कस्टमर है, जैसे नंबर 1 आईडी कस्टमर है राजू और वो पुणे से बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा कस्टमर है रानी और वो भी पुणे से बिलोंग करती है, और तीसरा कस्टमर है राम, वो मुंबई से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारे कस्टमर है। अभी क्या है कि हर एक कस्टमर कोई मान लो कि वो कुछ ऑर्डर करता है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता है कस्टमर, तो ऑर्डर का भी एक टेबल यहाँ पे बनता है कि हम ऑर्डर स्टोर करने के लिए भी एक टेबल यहाँ पे हम बनाते हैं एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। तो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे एक टेबल है जिसी को हम ऑर्डर कहेंगे, जो कि
ऑर्डर्स रिलेटेड डेटा हम इस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, सो नाउ ऑर्डर का भी एक आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 1 प्राइस है 400 रुपीज़, क्वान्टिटी 5 है। ऑर्डर नंबर 2 प्राइस है 300 रुपीज़ और क्वांटिटी है 6। और उसके बाद आईडी है 3, ऑर्डर है यहाँ पे 200 रुपीज़, क्वान्टिटी है 1। ठीक है, तो अभी ये मान लो कि ये जो राजू है, राजू ने कौन सा राजू ने कौन सी ऑर्डर दी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर 1 है, ये कस्टमर 2, कस्टमर 3, लेकिन हर एक कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त वो क्या करेगा, अपने अपनी ऑर्डर दे देगा। तो उसकी ऑर्डर टेबल के अंदर यहाँ पे स्टोर होगा डेटा ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्डर कौन से कस्टमर की है? तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप सेट करना पड़ता है कि कौन सा कस्टमर का रिकॉर्ड है, उसके रिलेटेड दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है, मतलब उसके रिलेटेड उसने क्या ऑपरेशन किया था जिसका डेटा दूसरे टेबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इस रिलेशनशिप सेट करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। या आईडी इज़ ए यूनिक, आईडी इज़ ऑलवेज यूनिक। ओके, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर है, मान लो कि 2 ऑर्डर है यहाँ पे, दोनों ऑर्डर 400 और 5 के हो सकते हैं, येस और नो, लेकिन 2 ऑर्डर के बीच हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो ऑर्डर को भी क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ऑर्डर टेबल के अंदर सेकंड 2 नंबर के ऑर्डर ये डिफरेंट है और जिसका आईडी 1 है ये ऑर्डर डिफरेंट है। अभी हमें ये पता करना है कि कौन सी ऑर्डर किस कस्टमर ने दी है, तभी हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर से वर्क होता है। नहीं तो अभी मान लो कि 4 कस्टमर एट ए टाइम ऑर्डर देते हैं, और लेकिन किसकी ऑर्डर कौन सी है, डेटा तो ऑर्डर टेबल के अंदर हमारा चला गया, लेकिन किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया था ये पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि डेवलपमेंट करते वक्त हम डेटा का टेबल की रिलेशनशिप सेट करते हैं और उस रिलेशनशिप के हिसाब से हम डेटा को लिंक करते हैं। तो रिलेशनशिप सेट करने के लिए, डेटा को लिंक करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी फॉरेन की का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे और एक कॉलम ऐड किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है कस्टमर टेबल, तो यहाँ पे इसका नाम है कस्टमर और यहाँ पे कस्टमर आईडी। ठीक है, तो मान लो कि आईडी ये 2 नंबर का कस्टमर है रानी, तो यहाँ पे आईडी किसका दिया है, 2 नंबर कस्टमर का, तो ये इस कस्टमर का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये राम का आईडी 3 है, तो यहाँ पे 3 नंबर का आईडी है, तो ये ऑर्डर किसका है, राम का। और 1 नंबर का आईडी यहाँ पर है, मतलब ये किसका है, राजू का ऑर्डर है 1 नंबर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी को कहा जाता है फॉरेन की। यस, यहाँ पे जो आईडी है ना, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम। कस्टमर टेबल के अंदर हर कस्टमर को यूनिकली एक आइडेंटिटी दे दी हमने, ऑर्डर बहुत सारे, हर एक ऑर्डर को एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी हमने। अब हमें पता करना है कि कौन से कस्टमर की कौन सी ऑर्डर है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन लेके ऑर्डर टेबल के उसी टेबल के अंदर एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम को जिस कस्टमर का आईडी है उससे मैप करेंगे, ताकि इससे क्या पता चलता है कि कौन से कस्टमर का कौन सा रिकॉर्ड है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप सेट करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टूड? तो विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन की, तो ये जो कॉलम है आपका CI, ये कौन सा कॉलम है, दिस इज कॉल्ड एज द फॉरेन की कॉलम, फॉरेन की कॉलम। ओके, तो फॉरेन की के बारे में हम और देखेंगे बाद में सेपरेट चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन की कॉलम। अभी फॉरेन की कॉलम के अंदर अगर मान लो कि मैंने ये फॉरेन की कॉलम की रिलेशनशिप कस्टमर के साथ सेट कर दिए डेटाबेस बनाते वक्त, तो ये फॉरेन की के अंदर हम कस्टमर जो टेबल है उसके आईडी में से उसी मतलब कस्टमर टेबल के अंदर कॉलम है आईडी, तो उस कॉलम के अंदर जितने भी आईडीज़ है
उस आईडी की वैल्यू हम ये फॉरेन की कॉलम के अंदर रख सकते हैं, या फिर मान लो कि यहाँ पे 4 नंबर का आईडी एग्जिस्ट है नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 नंबर का आईडी नहीं लगा सकते क्योंकि 4 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें फॉरेन की कॉलम जब हम इस्तेमाल करते हैं फॉरेन की, तब हमें ये सारी रिस्ट्रिक्शन डेटाबेस प्रोवाइड करता है, तो उस टाइम हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस का यही तो पर्पज़ होता है कि ये क्या करता है कि टेबल के बीच में रिलेशंस क्रिएट करता है। आपका जो भी डेटा है वो टेबल के अंदर स्प्लिट करके हम स्टोर करते हैं, अलग अलग डेटा के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं, और फिर एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ सेट करते हैं ताकि कौन से रो ऑब्जेक्ट का दूसरे टेबल के कौन से रो के साथ उसका रिलेशन है, मतलब उसका कौन सा रो है दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप प्रॉपर वे से डेटा मेंटेन कर सकते हो, और किस ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ उसके बाद आता है यहाँ पे एसक्यूएल, जैसे हमने कल देखा था एसक्यूएल के बारे में। यहाँ पे यस विपुल, कुछ कहना है? यस सर। सर एसक्यूएल डाउनलोड का हो गया, सर इंस्टॉल नहीं हुआ। हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो सर, हाँ, डाउनलोड का हो गया, इंस्टॉल नहीं हुआ एसक्यूएल। जोर से बोलो, जोर से, आवाज़ नहीं आ रही। सर एसक्यूएल डाउनलोड तो हो गया, इंस्टॉल नहीं हुआ। एसक्यूएल डाउनलोड तो हो गया सर, इंस्टॉल नहीं हुआ। अरे बाप, आवाज़ नहीं आ रही है, प्रॉपर वे से बात करो। सर बाद में ग्रुप में बोल दूंगा। हाँ, हेलो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज used to interact with database, DBMS to provide a data related query. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मतलब जो भी डेटाबेस सिस्टम होती है, डेटाबेस सिस्टम के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, मतलब डेटाबेस सिस्टम को हमें कुछ क्यूरी देके डेटा लेना है या फिर डेटा इंसर्ट करना है, या फिर जो भी कुछ ऑपरेशन हमें डेटा के ऊपर करने हैं तो उसकी कमांड देने के लिए हमें एसक्यूएल क्यूरी का एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, और उसके ज़रिए हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटाबेस को बता सकते हैं कि हमें किस टाइप के ऑपरेशन अभी चाहिए। तो उसको हम एसक्यूएल क्यूरी के ज़रिए डेटाबेस को हम वो क्यूरी पास करेंगे, फिर डेटाबेस उस क्यूरी को अंडरस्टैंड करके हमें जो चाहिए उस तरीके से वो क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए एसक्यूएल लैंग्वेज। सो नाउ उसके बाद है, जैसे कल हमने देखा था वही कॉन्सेप्ट है एसिड प्रॉपर्टी। It is a database transaction principle that ensure database transaction should be happen properly. ओके,
तो यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी एक है डेटाबेस के अंदर, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा एसिड के बारे में। तो ये इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी है डेटाबेस ट्रांजैक्शन की। तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशंस होने जा रहे हैं वो ऑपरेटर उस प्रिंसिपल के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल इज़ अ नथिंग बट द रूल ऑफ एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें प्रिंसिपल, सो इट इज़ कॉल्ड एज द रूल ऑफ एक्शन। तो बहुत बार आपको प्रिंसिपल वर्ड्स आता है पढ़ाई में या फिर, लेकिन एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है कि उसका मीनिंग ये होता है कि इट इज़ अ रूल ऑफ एक्शन। मतलब आप कौन सी भी एक्शन करने जा रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई आप खाना खाने की एक्शन करते हो तो योर एक्शन इज़ खाना, जो भी आप खाना खाते हो, लेकिन खाना खाते वक्त आपके कुछ रूल्स है, आप बैठ के ही खाना खाते हैं या फिर खाना खाते वक्त बात नहीं करते, तो ये क्या हो गया, आपकी प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है, वैसे डेटाबेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के। मतलब कुछ तो भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन एक्शन परफॉर्म हो रही है तो एक्शन किस तरीके से होनी चाहिए उसके भी कुछ रूल्स होते हैं और उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल। तो ये जो एसिड जो प्रॉपर्टी है ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डेटा के ऊपर जब डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, उस प्रिंसिपल के हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एसिड प्रॉपर्टी है तो हम इसको आगे देखेंगे। ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। सो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन हो रहा है डेटा के ऊपर, एक तो वो ऑपरेशन सक्सेस होगा या फिर फेल होगा, इसके बीच दूसरा कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मान लो आप कोई गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो, एक तो पेमेंट होनी चाहिए या फिर फेल, नहीं तो बीच में प्रोसेसिंग में लटक गए तो फिर काम ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो ट्रांजैक्शन सक्सेस होना चाहिए, मतलब डेटा इंसर्ट अगर करते हो तो इंसर्ट होना ही चाहिए, नया या तो फिर वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल होता है डेटाबेस का जो कि डेटा इंसर्ट करते वक्त। ठीक है, सो इसका मतलब है तो कि ट्रांजैक्शंस आर ऑल और नथिंग। एक तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रिंसिपल है। नाउ सेकंड है एसिड सी। कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी आप जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसके अंदर आप डेटा रखना चाहते हो, तो आपका डेटा उसी हिसाब से करेक्टली इंसर्ट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर और आपका डेटा कंसिस्टेंटली सब तरफ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका डेटा का रेफरेंस गया है, कंसिस्टेंसी के मतलब कि मैंने अभी जो डेटा इंसर्ट किया है डेटाबेस के अंदर, तो इंसर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि एक कॉलम है, उसी कॉलम में वो डेटा जाना चाहिए और वो कॉलम को फॉर एग्जांपल हमने उस कॉलम के अंदर नंबर स्टोर करने के लिए हमने उसको कुछ कंस्टेंट दिए, तो उसके अंदर नंबर ही स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंसिस्टेंसी। तो आपका डेटा जो है कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, मतलब वैलिड डेटा ही आपका इंसर्ट होना चाहिए आपके टेबल के अंदर। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द कंसिस्टेंसी। तो ये एक प्रिंसिपल है। सो कंसिस्टेंसी ट्रांजिशन टेक द डाटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। ट्रांजेक्शन टेक the database from one value state another। ठीक है, नाउ इसके बाद है आइसोलेशन।
आइसोलेशन, तो यहाँ पे आई एसिड प्रॉपर्टी में आई का मतलब होता है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटा इंसर्ट होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है एट ए टाइम। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब हो रहे तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए या फिर दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब सेपरेटली ट्रांजैक्शन होने चाहिए। तो उस टाइप का जो भी प्रिंसिपल है उसी को आइसोलेशन कहा जाता है। योर ट्रांजैक्शन शुड बी in a isolation form. The transaction are executed independently of one another। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सेपरेटली वो रन होना चाहिए, चाहे सारे ट्रांजैक्शन एक साथ क्यों ना हो रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके का जो प्रिंसिपल है उसी को आइसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। एसिड, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है completed transaction are saved permanently। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम डेटाबेस के साथ करते हैं, मतलब डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो वो एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो डेटा परमानेंटली परसिस्टेंटली स्टोर होना चाहिए। अगर सिस्टम फेल भी होता है तो भी वो डेटा वहाँ पे स्टोर होना ही चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज नथिंग बट द ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो दीज आर द एसिड प्रॉपर्टी। इसके बारे में आपको 101% इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये जो मैंने आपको डिटेल में बताया ये, बाकी हम उसको जब डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन देखेंगे उस टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ट्रांजैक्शन वो इसका एक बहुत एडवांस सिलेबस है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अगर हमें उतना टाइम मिला तो हम उस मॉड्यूल पे ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे 7 है नॉर्मलाइजेशन। The process of organizing data to reduce redundancy and improve data integrity। It involves dividing tables into smaller related table। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। तो इस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको जो भी आपका डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डेटाबेस के अंदर आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो इससे सबसे ज़्यादा इसका मेन फोकस होता है टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सेम डेटा अगेन एंड अगेन आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है चाहे कोई कोड हो या फिर कोई डेटा हो, वो एक ही बार आना चाहिए। सेम डेटा है तो एक ही बार होना चाहिए और उसी डेटा को रीयूज़ करना चाहिए डेटाबेस के अंदर। ठीक है,
या फिर कोडिंग के अंदर एक कोड एक ही बार लिखना है और उसको सिर्फ रीयूज़ करना है। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम एप्लीकेशन बनाते वक्त टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जिसके अंदर सेम डेटा रिपीटेड आता है। तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरी हमारे डेटाबेस की साइज़ बढ़ती है, उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी लॉस्ट होती है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा करेक्टनेस, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी लॉस्ट होती है तो उससे हमारा एप्लीकेशन कोलैप्स होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपको बनाना है तो आपको सक्सेसफुली डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर डेटाबेस के अंदर डेटाबेस डिज़ाइनिंग में अगर कोई गलती होती है तो समझो आपका एप्लीकेशन कोलैप्स हो गया, पानी में गया सब कुछ। तो डेटाबेस इज़ अ की फैक्टर टू डेवलप द सक्सेसफुल एप्लीकेशन। तो डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डेटाबेस मतलब डेटा स्ट्रक्चर होता है और सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप कोडिंग भी करते हो तो कोडिंग के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर अगर गलत हो गया तो कोडिंग भी गलत होती है। तो इसलिए जो भी हमारा डेटा बेस डिज़ाइन होता है, जैसे इंडस्ट्री के अंदर डेटाबेस डिज़ाइनर होते हैं, तो बिफोर गोइंग कोडिंग सबसे पहले डेटाबेस बनता है, उसके बाद फ्रंट एंड बनता है और बाद में कोडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करते हैं तो बहुत केयरफुली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल्स बनाते हैं। किस टेबल के अंदर किस टाइप का डेटा होना चाहिए वो डिफ़ाइन करते हैं, और किस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा होना चाहिए ये सारे कंस्टेंट वो डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद किस टेबल का किस तरीके से रिलेशन होगा और किस तरीके से डेटा प्रॉपर वे से टेबल के अंदर हम रख सकते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त हम प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनलिटी डेटा के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी डेटाबेस डिज़ाइनर अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है नॉर्मलाइजेशन का तो वो बहुत सारी गलती करती है। मतलब डेटा प्रॉपर वे से डेटा को टेबल को नॉर्मलाइज नहीं करते, मतलब रिपीटेड डेटा स्टोर होता है टेबल के अंदर, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है कि रिपीटेड डेटा आता है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरे आपका बल्क में कुछ डेटा है तो उसको डिवाइड करेंगे आप स्मॉल डिफरेंट टेबल के अंदर, और उस टेबल के रिलेटेड ही डेटा उसी टेबल के अंदर आप स्टोर करोगे और बाकी सारे टेबल से उसका रिलेशनशिप सेट करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद एप्लीकेशन को अगर आपको स्केल करना है या फिर मेंटेन करना है या फिर एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी बढ़ानी है तो उसमें भी मदद होती है। फिर उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन जो है उसके अंदर डेटा रिडंडेंसी ये कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब यही होता है कि रिपीटेड डेटा नहीं उसके अंदर स्टोर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानी जाती है जिसके अंदर अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे 1 नॉर्मल फॉर्म, 2nd नॉर्मल फॉर्म, 3rd फॉर्म, 3.5 नॉर्मल फॉर्म, BS कोड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन स्किल होना ज़रूरी है। डेटा के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और ये जो डेटाबेस है जो कि हम RDBMS का इस्तेमाल करते हैं तो ये टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करता है, क्योंकि टेबल का मतलब ही क्या होता है, टेबल का मतलब एक क्लास एक एंटिटी सेट होता है। टेबल मतलब कि जिसके अंदर क्या होता है आप ऑब्जेक्ट्स स्टोर करते हो टेबल। तो ऑब्जेक्ट जब जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से ही काम होता है। तो जो भी डेटाबेस सिस्टम है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और तरीके से ही काम करती है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर अच्छा नॉलेज है तो आपके लिए डेटाबेस डिज़ाइनिंग बहुत ईजीली हो जाती है, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल डेटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए होता है, प्रॉपर तरीके से डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए, ओके। तो so these are the key concept about the RDBMS